दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। गाइस मेरी इकोनॉमिक की एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी जिसके अंदर मैं 9th से लेकर 12th क्लास की इकोनॉमिक की एनसीईआरटी में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा अपने स्टाइल में। अभी तक मैंने 9th क्लास की एनसीईआरटी को कवर किया है। 10th क्लास की एनसीईआरटी को मैं जल्दी मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। आज का टॉपिक मनी एंड क्रेडिट है। इसमें मैं चैप्टर नंबर 3 10th क्लास इकोनॉमिक को पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा लेक्चर 7 मेरा चल रहा है। मेरे पास आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पावर मैप ये बताना चाहता हूँ कि देखिए कुछ मेल्स मैंने रिप्लाई किए, कुछ हार्डली में 3 दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेल्स आई। सभी ने बस एक ही बात, मुझे एक ही चीज़ क्वेश्चन से यही पूछा सबने कि सर क्या मैं कर पाऊँगा यूपीएससी। मैं वर्किंग एस्पिरेंट हूँ या फिर मैं फ्रेशर हूँ, बिल्कुल भी टाइम बहुत कम है, लेकिन कंफ्यूज हूँ, डिमोटिवेट हो जाता हूँ, कुछ समझ नहीं आता। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पे जैसे एक छोटी सी बात ये बोलूँगा कि आप अपना पहला स्टेप आगे बढ़ाइए। बस ये मत सोचिए कि मंजिल कहाँ तक पहुँचोगे, बस आपको उस रास्ते पे आगे निकलिए। आपको अगर रास्ता दिख गया है, यानी कि मैंने टाइम टेबल सेट कर दिया है वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए, नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए, अगर मैं ये भी कहता हूँ कि यार जिसको टाइम टेबल नहीं भी समझ आ रहा, लग रहा है वल्गर टाइम टेबल है, मेरे कंसेप्ट से बाहर है, अपना टाइम टेबल सेट कीजिए यार, कोई नहीं। मैंने हमेशा से वीडियो में यही बोलने की कोशिश करी है हमेशा कि मेरा यहाँ पे टारगेट से एक आइडिया प्रोवाइड कराना है। जो ये ओल्ड आनंद नगर में जितना झंझोल और मुखर्जी नगर जितना ये तांडव जो देखता हूँ ना, मैं इस चीज़ को ख़त्म कर देना है कि एक गांव का एस्पिरेंट भी अगर वो चाहे ना, वो बोले हाँ मेरे पास यूट्यूब, मैं ये नहीं कहता मेरे चैनल से देखिए यार, आपको जो उनके चैनल में पसंद आते हैं, एक से एक आज के समय को यूट्यूब पे चैनल है, मैं तो उनका तिनका भी नहीं हूँ, आप उनको फॉलो कीजिए, ट्राई टू गेट द आइडिया। मैं बस आप लोगों को ये बोलूँगा कि एक आइडिया लीजिए और खुद एक आगे बढ़िए पहले स्टेप। देखिए कोई भी यूट्यूबर आपको सिर्फ एक रास्ता ही दिखा सकता है, पर चलना तो आप ही को है बॉस। और ये चलना कैसे है ये सिर्फ आपसे भला और कोई नहीं जान सकता। तो उस रास्ते से ये मत सोचिए कि उसमें कांटे हैं, चुभेंगे, अरे यार ताज भी तो फिर आप ही को मिलेगा। तो उस कांटों की परवाह करे बगैर आप चलिए। लोग ये भी कहते हैं कि कोर्स बहुत ज़्यादा है सर, कैसे हो पाएगा। मैं एक ही छोटा सा काउंटर दूंगा कि ज़्यादा कोर्स कवर किसने बोला कवर करने के लिए। अगर स्टार्टिंग है कोई नहीं, एक चैप्टर पढ़िए यार, 2 पेज ही पढ़िए एक दिन में, शुरुआत तो कीजिए। शुरुआत होगी तो उसका अंत भी जरूर होगा। बस मैं आप लोगों को ये बोलूँगा गाइज कि डीमोटिवेट होने से कुछ नहीं रखा, अपने आप को बूस्ट करिए। मोटिवेशन अच्छी वीडियो देखिए, संदीप महेश्वरी की वीडियो देखिए, वो अपने आप में एक उम्दा इंसान है। तो डेफिनेटली आपको एक जज्बा आएगा निकल के, एक जिद निकलेगी कि नहीं यार हो सकता है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो गाइज ये छोटा सा मैं पावर मैप था जो मेरे पास मैंने कुछ 350-400 मेल्स का रिप्लाई दिया अभी तक, और लोग जिनको मेल्स पहुंचे वो समझ गए होंगे। तो गाइज यही है कि बस अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, रास्ते पे चलिए, मंजिल जरूर मिलेगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए मनी एंड क्रेडिट से रिलेटेड मैं टॉपिक आज के से कवर करूंगा। देखिए ऑथर ने इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताई। ये बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सच बताएं तो, क्योंकि यहीं से आपको बैंकिंग से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। आपको ये पता चला कि फॉर्मल में क्या फ़र्क है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आज के समय, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और यही यूपीएससी से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चंस निकलने के चांसेस होते हैं। मतलब फ्रेमिंग यहीं से क्वेश्चन करके, हाँ ये हो सकता है कि क्वेश्चन को थोड़ा एडवांस लेवल पे ले जाएं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट यहीं से उठाए जाते हैं। अगर बात जिस वजह से मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बार्टर सिस्टम होता क्या था आज के समय, ठीक है हर चीज़ मनी से तोल दी गई है। अगर आपको पेट्रोल भराना हो गाड़ी के अंदर तो भी ठीक है आपको पैसा देना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको किक आउट कर देंगे। अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो भी आपको पैसा देना पड़ेगा, घर खरीदना है तो भी आपको पैसा देना पड़ेगा, आपको क्लॉथ खरीदना है तो भी आपको पैसा देना पड़ेगा। यानी कि ओवरऑल अगर मैंने जो एग्जाम्पल दिए आपने देखा होगा एक ही चीज़ कॉमन, पैसा देना है। पैसा है तो आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ के। मैं यहाँ पे सारी चीज़ नहीं, कुछ चीज़ों को छोड़ के, यानी कि मैक्सिमम चीज़ आप पैसों से खरीद सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड आज के समय पूरे वर्ल्ड में, इंडिया से लेके वर्ल्ड तक पूरा यही ट्रेंड चल रहा है। लेकिन जब मनी का इन्वेंट नहीं हुआ था, जब नहीं आई थी, मनी को पता नहीं था भी रुपया क्या होता है, सिक्के क्या होते हैं, लेकिन उस समय पुराने जमाने में लोग बार्टर सिस्टम करते थे। बार्टर सिस्टम में अगर इसको हिंदी में बोले तो वस्तु विनिमय इसको हम कहते हैं। देखिए बार्टर सिस्टम के अंदर ये होता था कि भाई एक आदमी के पास गुड्स हैं, दूसरे आदमी के पास गुड्स है, वो पहले वाला आदमी दूसरे गुड्स चाहता है, दूसरा वाला आदमी पहले वाले गुड्स को चाहता है, वो दोनों एक्सचेंज कर लेते थे, काम हो जाता था। ठीक है, व्यापार इस तरह से होता था। इसी तरह से आदमियों की जो जरूरी चीजें थी वो पूरी हो जाती थी बार्टर सिस्टम के अंदर। यानी कि इसके अंदर गुड्स से गुड्स प्ले होता था, मनी का कोई रोल नहीं था और गुड्स बड़े ईजी वे में हो जाता। लेकिन आफ्टर सम टाइम उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या थी? देखिए प्रॉब्लम से रिलेटेड ये था कि भाई सबसे पहले तो कि
एक आदमी के पास दूसरी चीज होनी चाहिए, जब भी वो चीज होगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर आपको गेहूं खरीदना है, आपको गेहूं चाहिए और आपके पास ऑलरेडी लेट्स सपोज आपके पास एप्पल है, तो आप ये चाहते हैं कि यार कोई मेरा एप्पल खरीद ले और मुझे गेहूं दे दे, तो आपको, यानी गेहूं को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं वीट। देखिए, यानी कि जब आपको एक ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा कि जो आपके एप्पल को खरीद ले और उसकी जगह वीट दे दे, तो पहली बात तो आपको एक ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा। तो जब ये आदमी ढूंढना बहुत मुश्किल, टेढ़ी खीर के बराबर है। आज के समय तो आप देख सकते हैं कि फेसबुक पे फ्रेंड्स ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो उसी तरह ये सोच के चलिए कि पुराने जमाने के अंदर कि बार्टर सिस्टम में जब इस टाइप के आदमी को ढूंढना बहुत मुश्किल, ताकि आपकी दोनों चीजें लिमिट, ये तो कहीं ना कहीं ये सारी लिमिटेशन हमें देखने को, कमियां देखने को मिलती हैं। दूसरी स्टोरिंग वैल्यू। भाई स्टोरिंग वैल्यू इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती थी, स्टोर करना से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। तो इसमें मैं ज़्यादा डेप्थ में जाऊंगा, बस कंसेप्ट क्लियर है कि हाँ, स्टोरिंग वैल्यू से रिलेटेड भी हमें सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती थी। यहाँ से यूपीएससी जो है एमसीक्यू खेल सकता है। वो लिख देगा भी व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, पॉइंट्स दे दिए, अब ढूंढिए, सिलेक्ट 1 सिलेक्ट 2, नाइदर 1 नाइदर 2, कुछ इस तरह के थिंग्स आपको देता हूँ, जिस वजह से कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। फिर दूसरा भाई डिफर पेमेंट्स आर डिफिकल्ट। अब पेमेंट्स होने में भी काफी दिक्कतें आती थी, समझ नहीं आता भाई गेहूं के बदले मैं कितना उसको एप्पल दूं और एप्पल के बदले कितना गेहूं लूं। तो ये सारी चीजें भी हमें कहीं ना कहीं जो है डिस्ट्रैक्ट करती रहती थी। इसी की जैसे सम गुड्स आर इंडिविजुअल। अब फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास एक पेयर शूज है और एक आदमी के पास 2 एप्पल है, वो कहता है नहीं मुझे सिर्फ एक एप्पल चाहिए, लेकिन उस आदमी को बोलेगा, वो ये थोड़ा बोलेगा कि नहीं भाई आप मेरा एक जूता ले लो, दूसरा जूता मत लो, ऐसे तो फिर दूसरा जूता बेकार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी थी जो इंडिविजुअल टाइप में होती कि जिनको डिवीजन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब फॉर एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ से रिलेटेड है, क्लॉथ में भी आ सकता है कि लेट्स सपोज आज के समय वो एक सेट आता है, लेकिन उस समय उस बंदे को आधा सेट चाहिए, तो आधा सेट तो बेकार हो जाएगा। लेट्स सपोज मोजे से ले लेते हैं, अगर एक सामने वाले आदमी को एक ही मोजा चाहिए, आप बोलेंगे भाई अगर आपको एक मोजा दे दूंगा तो मेरा एक मोजा बेकार हो जाएगा। तो ये सारी चीजें ओवरऑल देखें तो बार्टर सिस्टम से रिलेटेड हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। फिर ऑथर फिर आगे जब जंप करते हैं तो वो जंप करते हैं डायरेक्ट मनी के ऊपर। देखिए, मनी आज के समय वही हर चीज को तोल दिया गया है इजी वे में। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, ये एक एसेट की तरह है भाई, सिंपल सी बात है। परचेज गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड यूज होता है किसी भी चीज के अंदर, चाहे आप सर्विसेज ले लें, चाहे गुड्स ले लें, चाहे पेट्रोल भरवा लें, गोल्ड खरीद लें, मकान खरीद लें, कुछ भी लें, आपको मनी चाहिए। भाई कैश इज द मोस्ट लिक्विडी फॉर्म ऑफ द मनी, इट इज इजिली स्पेंड। देखिए, कैश को मोस्ट लिक्विडी में माना जाता है। देखिए, लिक्विड एक वर्ड को समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये लिक्विडिटी बहुत ज्यादा आपको इन फ्यूचर के अंदर यूपीएससी के जो लेक्चर्स जो प्रोवाइड किए जाएंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। देखिए, आज के समय फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, लेट सपोज अगर मैं विकासपुरी साइड में रहता हूँ तो यहाँ पे नजरगढ़ साइड में बड़े बड़े लोग, लैंडलॉर्ड लाइक बोल सकते हैं, हरियाणा से रिलेटेड काफी लोग, मैं किसी को कमेंट नहीं कर रहा दोस्तों, जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब इन लोगों के पास काफी लैंड है, काफी ज्यादा लैंड है, ये काफी रिच, दे आर बिलोंग्स टू वेरी रिच फैमिली, बहुत इतना लैंड है कि क्या बताएं, बस इनफ है, किले जिसको बोल सकते हैं, किलों में इन बात होती है। इनके पास लैंड है, ठीक है, पैसा है, अगर ये बेचते हैं तो पैसा है। लेट सपोज इनको 1 करोड़ की जरूरत, इन लैंडलॉर्ड्स को अगर 1 करोड़ की जरूरत एक दिन में पड़ जाए। अब ऐसा तो नहीं कि ऑन द स्पॉट इनको कोई जमीन खरीदने वाला मिल जाएगा, वो एक दिन में ही पेमेंट कर देगा। अब ड्यू टू द डीमोनेटाइजेशन मोदी की पॉलिसीज आ गई, तो ये तो एक तरह से बोल सकते हैं बहुत ज्यादा मुश्किल, टेढ़ी खीर की बात है। अगर मैं करंट को भी जोड़ूं तो करंट को भी हटाते हैं, लैंड पे बात फोकस करते हैं। तो यानी कि एक दिन में अगर आप उन लैंडलॉर्ड्स को, जो नजरगढ़ के जो कुछ लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको अगर चाहिए तो एक दिन में 1 करोड़ इकट्ठा करना टेढ़ी खीर के बराबर होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, मनी को ज्यादा स्टोर करने की कोशिश करते हैं। अब मनी है, अब कोई भी चीज आसानी से खरीद सकते हैं, बड़े ही प्यार से आप कोई भी चीज को आप इजी फॉर्म में आप खरीद सकते हैं। तो यानी कि मनी ऑन द स्पॉट आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज में। आपको कोई चीज खरीदनी है, मनी दे दो, आपका काम हो गया। तो यहां पे देख रहे हैं कन्वर्ट रेशो, यानी ऑन द स्पॉट अगर बात करें कोई भी चीज, लेट्स सपोज अगर आपको होंडा सिटी 12 लाख की गाड़ी खरीदनी है तो आप जाइए, आप पैसे दीजिए और आप होंडा सिटी घर ले आइए ऑन द स्पॉट। लेकिन अगर आप अगर आपको होंडा सिटी खरीदनी है और आपके पास अगर लैंड है और आप उसको लेके जाएं तो शायद आपको जो डीलर है होंडा सिटी गाड़ी आपको ना दे। क्यों? क्योंकि ठीक है, लैंड एज ए मनी भी है, लेकिन लिक्विडिटी उसमें बहुत कम है। तो लिक्विडिटी क्या होती है, इससे रिलेटेड क्या बेसिक स्ट्रक्चर, वो मैं 11th 12th क्लास में आपको पूरे कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा। अभी से बेसिक थिंग लिक्विडिटी पे मैंने फोकस किया है यहाँ पे। तो यानी कि ये कन्वर्ट एक एसेट होता है, बहुत इजी वे होता है कन्वर्ट का, जिस वजह से मनी, इस वजह से मनी जो आज के समय
की रोल रखता है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं कंसेप्ट से रिलेटेड। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आज के समय बड़े फेमस हो रखे हैं। अब देखिए डेबिट कार्ड ये है, ठीक है, आप एटीएम ले स्वैप करें हो जाएगा, लेकिन आप सोचिए लेट सपोज अगर आप जंगल में हैं और आपको कोई चीज खरीदनी है तो आप ऐसा तो नहीं कि आप जंगल के अंदर कोई एटीएम कार्ड ढूंढेंगे, दैट नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। तो जिस वजह से मनी को सबसे ज्यादा जो है लिक्विडिटी रिप्रेजेंटेटिव रेशियो में रखा जाता है, इस वजह से मनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। इसी तरह ऑथर ने फिर हमें फंक्शन ऑफ मनीज के बारे में कुछ बताने की कोशिश करी कि देखिए फंक्शन ऑफ मनी, स्टोर ऑफ वैल्यू, हाँ इसको कहीं भी बड़े इजी वे में स्टोर किया जाता है। एक कट्टा सूट भरो 2 से 3 करोड़ पे एक खोपचे में आ जाते हैं, कुछ तरह के थिंग्स हमें देखने को मिलती है। आज के समय तो आदमी अगर 2-2 हज़ार के नोट रख ले तो एक गड्डी एक इस जेब में, दूसरी गड्डी इस जेब में, एक गड्डी पीछे, एक गड्डी उस तरफ, यानी कि 8 लाख रुपए तो ऐसे लेके घूम सकता है। स्टोर ऑफ वैल्यू बहुत ईजी है इसकी, ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत बड़ी चीज चाहिए, बंगला चाहिए, नहीं, कहीं भी तिजोरी बनाओ काम हो जाएगा। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी अगर बात करें तो देखिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द सेंस किसी भी चीज को मनी ने तोल दिया। 2 टुक की सिंपल सी बात, किसी भी चीज को मनी ने बड़े इजी वे में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि मीडियम एक्सचेंज एक तरह से, इसको कोई आदमी मना नहीं कर सकता। तो ये सारी एनसीईआरटी में से इन्हीं 2 पे फोकस किया मैंने, इसी 2 को दिखाने की यहाँ पे कोशिश करी। लेकिन इसका एक ब्रॉड व्यू भी हमें देखना पड़ेगा कि ब्रॉड व्यू एनसीईआरटी से हट के हमें और क्या चीजें देखने को मिलती है। देखिए कुछ फंक्शन ऑफ मनी से कुछ अलग अलग चीजें होती हैं। लाइक अगर बात करें प्राइमरी होता है, कॉन्टिनेंट होता है, सेकेंडरी होता है। देखिए प्राइमरी में क्या होता है, मीडियम एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मीडियम एक्सचेंज है, हाँ इजी कंटेबल हो जाता है। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, कोई भी चीज को वैल्यू को बड़े ही प्यार से ये मेजरमेंट कर देता है ऑन द स्पॉट। हाँ अगर आपको 1 किलो गोल्ड चाहिए तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, पेट्रोल चाहिए तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको मेजरमेंट भी कर देता है। अब इसी तरह कॉन्टिनेंट में आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, बेसिस ऑफ क्रेडिट एंड क्रेडिट लाइक गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी, ये मैं 12th क्लास में पढ़ाऊंगा। सेकेंडरी में ये आता है कि देखिए स्टोर ऑफ वैल्यू है, सेकेंडरी डिफर्ड पेमेंट है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है, बहुत ही प्यार से इधर से उधर ये चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें जो फंक्शन ऑफ मनी से रिलेटेड हमें यहाँ पे कंसेप्ट हमें देखने को मिलते हैं। एक चीज और इसके अंदर देखिए कुछ इस तरह की थिंग्स भी आती हैं, M3, M2, M1, M0, ये गाइज मैं 12th क्लास में पढ़ाऊंगा, अदरवाइज ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, जिसमें से मैंने ऑलरेडी लिख दिया कि वी विल सी दिस कंसेप्ट इन द 12th स्टैंडर्ड। अब देखिए मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी क्या है। देखिए करेंसी क्या होती है, सबको पता है भाई, करेंसी द पेपर नोट और कॉइन्स होते हैं वो चीजें जो ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट यानी कि आरबीआई द्वारा होती है। देखिए मनी का जो मेन, अगर जो डिपेंडेंट बंदा होता है, वो जो मेन अंतिम जो रिसोर्स होता है वो होता है गवर्नमेंट, लेकिन आरबीआई उसको फॉर्म में लाता है, यानी कि आरबीआई ही पेपर करेंसी छापता है, आरबीआई कॉइन्स छापता है, इस तरह की थिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन जो मेन लास्ट जो उसका जो पॉइंट होता है वो गवर्नमेंट है, यानी गवर्नमेंट ही पे करने के लिए जो है एलिजिबल होती है। ये अब आज के समय देखा होगा बैंक्स के अंदर भी आपने डिपॉजिट विद बैंक्स टू अर्न इंटरेस्ट ऑफ एक्स्ट्रा मनी, आप देखा होगा अगर आपके पास 1 लाख रुपए, ठीक है भाई बैंक में डाल दो। अब आज के समय तो दिल्ली के अंदर कुछ शाणे लोग भी नहीं भाई कमेटी चलाओ, ब्याज पे दो, वो अलग चीज है। लेकिन बैंक के अंदर आप जाएं तो अगर आप पैसे 1 लाख दें तो आपको 1 साल के बाद कुछ आपको 4% टका ब्याज से आपको कुछ 1,04,000 रुपये आपको 1 साल का पैसा मिल जाए, यानी कि कहीं ना कहीं फॉर्म ऑफ मनी करेंसी के अंदर आप बैंक में जाएं तो आपको इंटरेस्ट रेट भी मिल जाता है। फिर डिमांड डिपॉजिट भी मिल जाता है, विड्रॉल ऑन डिमांड फिर चेक रेदर देन कैश, ये कुछ इस तरह की थिंग्स हमें जो है मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी के अंदर हमें सारी चीजें जो है आज के समय जो है देखनी पड़ती हैं। तो डिमांड डिपॉजिट और चेक रेदर देन कैश ये कोई खास कंसेप्ट नहीं है, बट हाँ एनसीईआरटी में था, तो जिसमें से मैंने इस चीज को जो है मैंने कन्वर्ट जो है मैंने दिखाने की जो है यहाँ पे कोशिश करी। देखिए फिर लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक, अगर एक बात करें कि लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक क्या होता है। देखिए बैंक क्या होता है, बेसिकली मीडिएटर होता है। अगर बात करें बैंक यहाँ पे मीडिएटर होता है। मीडिएटर इन द सेंस आप ये कस्टमर होता है, दूसरा यहाँ पे एक होता है लोन गिवर, एक होता है लोन टेकर, अगर सिंपल सी बात करें तो एक तरह से अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये बैंक जो होता है डिपॉजिटर्स और बोरोवर से यहाँ पे इनके बीच में कमाई करके एक बैंक बनता है। यानी कि आपके पास पैसा है, ठीक है, आप डिपॉजिट कर दो बैंक के अंदर। अब बैंक अब ऐसे आदमी को ढूंढेगा जो आदमी जो है पैसा ढूंढना चाहता हो, कि जो भी बैंक से लोन लेना चाहता हो। फिर बैंक के अगर लेट सपोज इन्होंने आपको दिए 4% और आगे दिए इन्होंने 10%, तो जो 6% का जो प्रॉफिट कमाया वो बैंक रखता है। तो ये बैंक का बेसिकली काम होता है लोन एक्टिविटी से रिलेटेड। इसी तरह पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक एंड गेट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट एज एक्स्ट्रा इनकम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास काफी पैसा होता है, काफी अगर बात करें तो काफी ज्यादा पैसा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, ठीक है भाई बैंक है हमारी लीगल मनी है, इलीगल मनी नहीं है, हम इसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं ताकि वी विल गेट सम रेट सम एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम बैंक फ्रॉम आवर साइड, जिस वजह से फिर इनकी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो सकती है। इसी तरह गाइज फिर कुछ क्या होता है कि बैंक होल्ड्स ओनली सम परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट इन द बैंक। अब ऐसा भी नहीं है कि बैंक सारा आपको जो है
अगर बात करें तो पैसा दे देगा। ये साख, इससे रिलेटेड क्रेडिट एक वर्ड आता है, क्रेडिट मैं आपको आने वाली स्लाइड में समझाऊंगा। तो कुछ ना कुछ ये छोटी छोटी चीजें से रिलेटेड परसेंटेज में डिपॉजिट इन द बैंक्स में कुछ रखता है, यानी कि बैंक्स होल्ड ओनली सम परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट इन द बैंक। देखिए बैंक के अंदर एक वर्ड आता है क्रेडिट, मैं समझा भी देता हूं। देखिए क्रेडिट इन द सेंस अगर बात करें कि देखिए अब बैंक के बाद लेट सपोज 100 आदमी है, 100 आदमी बैंक के अंदर लेट सपोज 10,000 रुपये जमा कराए, यानी कि पर आदमी ने 100 रुपये जमा कराए। अब ऐसा तो नहीं कि 100 के 100 आदमी एक साथ एक टाइम पे ही बैंक से सारा पैसा निकाल लेंगे 100 रुपये, नहीं। बैंक एक ईयरली 2 ईयर 3 ईयर पे अगर एक एनालिसिस करता है, उसको ये पता चलता है कि हाँ भी एक टाइम में मैक्सिमम 1,000 रुपये निकल पाते हैं, और वो सिचुएशन में 2,000 निकल पाते हैं। जो 8,000 रुपये बचता है फिर वो बैंक फिर आगे लोन में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वो लोग फिर जो कॉर्पोरेट लोगों को बैंक लोन देता है, फिर इस तरह के थिंग्स आगे सारी जो चीजें जो हैं ये चलती रहती हैं। इसी जैसे गाइस इन द केस मनी इज प्रोवाइडेड एज ए लोन विद हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए बैंक वही सेम वाला एग्जांपल कि 4% आपको दिया, लेकिन आगे 10% टके पे दिया, तो कहीं ना कहीं 6% का जो ब्याज बैंक रखता है, जिससे बैंक की कमाई इस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल आज के समय ICICI बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कुछ इस तरह के कुल ये जाने माने बैंक्स हैं जो इस तरह का जो है काम बेसिकली जो है करते हैं। देखिए व्हाट इज क्रेडिट, या देखिए सिंपल सी बात है, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। आपने देखा होगा, एक जनरल स्टोर से मैं बात करता हूँ, आपने जो नॉर्मल आज नगद कल उधार मांग कर शर्मिंदा ना करें, उधार है ही नहीं भैया, कुछ तरह की थिंग्स आप देखने को मिलते हैं कि जॉर्मन एक बोलते हैं नॉर्मल बिहेवियर के हिसाब से। लेकिन क्रेडिट होता क्या है? इट इज एन एग्रीमेंट इन विच अ क्रेडिट व्हेन अ पर्सन गिव्स मनी एंड गुड्स टू नीडी पर्सन विद द प्रॉमिस ऑफ टू द रीपे दैट विद सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए क्रेडिट का मतलब क्या होता है, आप फॉर एग्जाम्पल आपको बिजनेस करना है, आपको समझ आ गया ठीक है यार मुझे 2 लाख मिल जाए तो मैं एक छोटा सा बिजनेस डाल लूँ, और ताकि मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को मैं आसान बना सकूँ। आप गए बैंक के पास, बैंक ने आपकी प्रोफाइल चेक करी, सिविल में डेटा डाला, सब कुछ डाला, नीट एंड क्लियर निकले, हाँ डिफॉल्टर नहीं हो। बैंक ने बोला ठीक है भाई मैं आपको आपके डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर मैं आपको क्रेडिट दे दूंगा। लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि 2 लाख दिए तो आपको फिर बैंक को 2 लाख ही लौटाने पड़ेंगे, ऐसा भी नहीं होगा, नहीं। बैंक आपसे बोलेगा ठीक है सर्टेन रेट ऑफ अमाउंट पे मैक्सिमम, अगर बात करें फॉर्मल पर्सनल लोन लेते हैं तो कुछ 18 to 22% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है साल का। तो आपको अगर फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि लेट सपोज 10% पे आपको दे दिया, ठीक है, तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप कहीं से सेट हैं और आपको 10% पे देते हैं, यानी कि आपको बैंक को आपका 10% के हिसाब से अगर 1 साल का लेंगे तो कुछ आपका 20,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि जब 2 लाख की जगह आपको 2,20,000 रुपये आपको इंटरेस्ट देने पड़ेगा, और आप देंगे भी खुशी खुशी, कोई नहीं मेरा काम हुआ, तो दैट्स कॉल्ड क्रेडिट। इसको हम कहते हैं क्रेडिट। यानी कि जब आप प्रॉमिस करते हैं ऑफ द रीपेमेंट विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, विद द सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। गाइस आगे बढ़ते हैं। देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रेडिट सिचुएशंस। एक होता है एनसीईआरटी में हमें बताने की कोशिश करेगी द पे विद इंटरेस्ट, जो मैंने अभी हाल ही में कंसेप्ट समझाया। एक होता है विदाउट पे। देखिए 2 तरह के होते हैं। लेट सपोज अगर यही एक किसान जाए बैंक के अंदर, लेट सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर किसान जाता है बैंक के अंदर तो वो क्या बोलेगा, ठीक है भाई सर मैं पे कर सकता हूँ, मेरे पास इतने खलियाल हैं, मेरे पास इतने भैंसे हैं, इतनी गाय हैं, मैं कर सकता हूँ। एक तो ऐसा किसान, बड़ा किसान जिसने भाई ठीक है भाई पे कर दिया विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, सब्सिडी भी खा गए व्हाट्सोएवर, ठीक है पे। एक होता है विदाउट पे। लेट सपोज भाई एक नई फसल के लिए उन्होंने बीज मांगने के लिए लेट सपोज बैंक के अंदर गए, लेकिन क्या हुआ, बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आ गई तो ऑफकोर्स फसल बेकार हो गई। जब फसल बेकार हो गई तो पे नहीं कर पाएंगे, जब पे नहीं कर पाएंगे तो बैंक का पैसा डूब जाएगा। तो जब बैंक का पैसा जब डूब जाता है तो इसी को हम एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो आज के समय कोर मुद्दा बना हुआ है। इसको मैं 12th क्लास के अंदर समझाऊंगा। देखिए एनपीए वो होता है जो बैंक की जो लॉसेस स्टार्ट हो जाते हैं, यानी इनका पैसा डूबना स्टार्ट हो जाता है। कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं, 90 डेज 30 डेज, वो मैं 12th क्लास में बताऊंगा। अभी जैसे ये है कि एनपीए वर्ड होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फ्रॉम द बैंक पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो पैसा उनका डूब, क्योंकि वो किसान है नहीं दे पाएगा, मजबूर है, वो भी देना चाहता है लेकिन नहीं दे पा रहा क्योंकि फसल बर्बाद हो गई। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखनी पड़ती हैं। गाइस इसी तरह कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट्स भी होते हैं, कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी बता दो। देखिए अब जब आप क्रेडिट लेते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको हाँ भी जस्ट गया और ले लिया, नहीं। बैंक बाकायदा क्रॉस वेरिफिकेशन करता है कि हाँ भी आपके पास आपका क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी देने की औकात है या नहीं है। इस तरह की थिंग्स देखने के बाद ही वो है जो है लोन देता है बोरोवर को। इसी तरह गाइस फिर बोरोवर से ये भी लेता है कि कुछ कलेक्टर डिमांड, कुछ सिक्योर लोन होते हैं, कुछ अनसिक्योर लोन। देखिए सिक्योर लोन वो लोन होते हैं जो आपकी लेट सपोज अगर आपको
बैंक सिक्योर लोन जब देता है कि अगर आपको बड़े अमाउंट पे पैसा चाहिए तो वो क्या करता है, लेट्स सपोज होम लोन इज द लाइक ऑफ सिक्योर लोन। अगर आप पैसा अगर रीपेमेंट नहीं कर पाए तो बैंक आपका जो आपने लोन जिस बिहाफ पे, हाउस के बिहाफ पे अगर आपने लोन लिया तो आपका जो हाउस है वो जब्त कर लेगा। तो ये होगा सिक्योर लोन। और जब सिक्योर लोन की जब बात आती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम होते हैं, यानी कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम देना पड़ता है। जब अनसिक्योर लोन की बात आती है, लाइक लेट सपोज पर्सनल लोन में क्या होता है गाइस, वो लोन के लेट सपोज शादी ब्याह के लिए चाहिए, कुछ खर्चे आ गए, कुछ फेस्टिवल्स आ गए, दिवाली भी बीती तो काफी लोगों ने लोन भी लिया होगा। तो जब पर्सनल लोन्स के लिए जब आते हैं, ऑफकोर्स डॉक्यूमेंट सिर्फ जो लोन देता है बैंक वो आपके डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे देता है। तो जब आपके डॉक्यूमेंट ठीक ठाक थे लेकिन कोई मजबूरी थी जिस कारण आप नहीं दे पाए, कुछ डिफॉल्ट हो गए, तो अब क्या करेगा बैंक? कुछ नहीं कर सकता। तो जिस वजह से बैंक का फिर वो पैसा का पैसा एनपीए के अंदर चला है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से बात करें तो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो क्रेडिट के अंदर सिक्योरिटी एक वर्ड आता है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब आज के समय अगर बात करें तो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल सेक्टर और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। तो इसी से रिलेटेड मैं आगे आने स्लाइड्स में कवर करूंगा कि फॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए फॉर्मल सेक्टर्स क्या होते हैं। फॉर्मल सेक्टर्स वो होते हैं सॉरी गाइस, फॉर्मल सेक्टर्स वो होते हैं जो लोन्स जो डायरेक्ट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक से लिए जाते हैं, यानी कि बैंक से या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिए जाते हैं। आरबीआई जो होता है इनका मॉनिटर करता है फॉर्मल सेक्टर से रिलेटेड। अगर आरबीआई इनका सुपरविजन करता है इनसे रिलेटेड, अगर बात करें तो जो भी लॉज है वो आरबीआई देखता है सब कुछ। अगर बात करें तो एक्टिविटी से रिलेटेड इन इंडिया के अंदर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इनफॉर्मल सेक्टर्स इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फॉर्मल सेक्टर। यानी कि आज के समय की बात करें तो फॉर्मल सेक्टर के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट आदमियों को कम देना पड़ता है रेदर देन इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द फॉर्मल सेक्टर सुपरवाइज्ड बाय द लीगल अथॉरिटी। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फॉर्मल सेक्टर का सुपरवाइज बाय द लीगल अथॉरिटी, जिसके अंदर आरबीआई जो होता है लीगल अथॉरिटी के अंदर हमें काउंट किया जाता है। देखिए फॉर्मल सेक्टर्स बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये जो लीगली जिनका बोल सकते हैं कि भाई जो अगर बात करें जो अमेंडमेंट के थ्रू आए, जो पार्लियामेंट के थ्रू आए, जो वो सारे वो सब के सब जो होता है बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर होते हैं। एक होता है इनफॉर्मल। देखिए इनफॉर्मल में वो होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि भाई मनी लैंडर से ले लिया, फॉर एग्जाम्पल अगेन वही जिसका बहुत ज़्यादा पैसा है भाई वो ब्याज पे काम करता है, ट्रेडर्स हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर आती हैं। इनफॉर्मल सेक्टर्स में क्या होता है, ऑफकोर्स अब इसमें आप देखिए बैंक तो आपको शायद हो सकता है 10% पे भी लोन देते, तो ये आपको 10% पे नहीं देंगे। ये आपको हो सकता है जो दिल्ली का रेट बताता हूँ 2 से 3% रेट, 3% तो है ही। तो 3% महीने का, यानी कि साल का कितना होगा 36%। देख रहे हैं 10% 36% कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर ओवरऑल देखें तो 26% का जो है डिफरेंशिएट आ जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सुपरवाइज्ड बाय द मनी लैंडर। अब ऐसा नहीं कि इनके ऊपर कोई लीगल टर्म तो नहीं होता है, बस मनी लैंडर होता है, ट्रेडर एम्प्लॉयर्स होते हैं जो मनी प्रोवाइड कराते हैं, उनका खुद का अपना कोड होता है। हाँ भाई हमारे इतने में तो इतना लिखा गया, हम तो इतने में लेंगे। और ये पर्सन टू पर्सन भी होता है, ऐसा नहीं है कि अगर बात करें कि अब अगर आपकी ज़्यादा अच्छी जान पहचान है किसी मनी लैंडर से तो वो आपको हो सकता है कम रेट पे दे दे, लेकिन जिसको नहीं जानता तो उसको ज़्यादा रेट पे दे। लेकिन बैंक ऐसा नहीं करता। बैंक अपना एक क्राइटेरिया होता है, वो हर आदमी को एक समान तरह से देखने की कोशिश करता है। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन फॉर सुपरविजन। ऐसा नहीं है। देखिए बैंक फॉर्मल सेक्टर में तो ये था कि ठीक है भाई आरबीआई मॉनिटरिंग करता है, फिर बैंक खुद मॉनिटरिंग करता है अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ पर वो सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। इसी तरह लैंडर कैन यूज एनी मेथड फॉर द गेट बैक देयर मनी। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने इनफॉर्मल सेक्टर से लेट्स वो मनी लैंडर से लेते तो वो गुंडे भिजवा देता है घर पे, 2-4 बाउंसर भिजवा देता, फिर हम लोग डर के मारे फिर उधर भागते हैं। तो इस तरह की थिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। तो लेकिन बैंक एक लीगली प्रोसेस के हिसाब से स्टार्ट करता है, नोटिस देता है, फिर नोटिस के बाद फिर पुलिस आती है, फिर रिकवरी वाले आते हैं, वो अलग चीज़ है। तो कहीं ना कहीं ये सारा का सारा एक लीगली और इन जो लीगली से रिलेटेड जो सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। समटाइम्स द इनकम ऑफ द बोरोवर बिकम लेस कंपेयर देन द अमाउंट विच हैज टू पे ड्यू टू द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर इसके बाद जो एम्प्लॉयर जो बंदा जो लोन लेता है उसके बाद जो है पैसा बहुत कम बचता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो डायरेक्टली जीडीपी को भी कहीं ना कहीं में हार्मफुल, जो हमारी सेविंग्स कम करता है और हमारे जीडीपी को भी काफ़ी ज़्यादा लॉस में लेके जाता है। जिस वजह से फ्यूचर में अगर आपको लोन चाहिए तो आप प्लीज़ फॉर्मल सेक्टर की तरफ बढ़िएगा, बेस्ट रहेगा। इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ कोशिश करें ना जाए। इसी के जैसे एनसीईआरटी में कुछ ग्राफ दिखाने की कोशिश करेगी, जो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डेटा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मीन्स डेटा आपको नहीं यार रटना है, जस्ट यहाँ पे ग्राफ को समझे कि इसमें अगर देखें पाई डायग्राम को देखें कि पाई डायग्राम से आपको क्या देखने को समझ आता है। देखिए यहाँ पे ये पता चलता है कि देखिए एक सर्वे हुआ 2003 के अंदर, सोर्स ऑफ क्रेडिट ऑफ द रूरल हाउस इन इंडिया, कि देखिए 30% आज इस समय जो लोग हैं मनी लैंडर से लेते हैं। अब देखिए मनी लैंडर से जब लेते हैं तो ऑफकोर्स
फायदा किसका, मनी लेंडर का ही होता है। बैंक्स की तरफ लोग कम जाते हैं, कॉर्पोरेट सोसाइटी की तरफ, कमर्शियल बैंक की तरफ भी लोग जो है कम जाते हैं, लैंडलॉर्ड्स की तरफ 1%, फिर इसी तरह ट्रेडर्स, रिलेटिव फ्रेंड्स 7%। तो ये एक डेटा आप कहीं ना कहीं एसए के अंदर आप कॉट लिख सकते हो। तो ये यानी कि आज के समय देश के अंदर ये बड़ी सबसे बड़ी समस्या ये देखने को हमें मिल रही है कि मनी लैंडर से रिलेटेड 30% भी आज के समय कहीं ना कहीं लोग भाग रहे हैं, जिस वजह से मनी लैंडर से काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। और अगर हम एक पाई चार्ट देखें तो यहाँ पे ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा तो हार्मफुल जो इफेक्ट जो है पुअर हाउस होल्ड पे पड़ता है, वो एक गरीब किसान, जो ऑफकोर्स गरीब किसान इसलिए हार्मफुल होता है कि उसमें डॉक्यूमेंट ही नहीं होते यार। आधार कार्ड ही बनाने में उसको हालत खराब हो जाती है, पैन कार्ड बनाने में उसकी हालत खराब हो जाती है, आरटीआई तो और आईटीआर पता नहीं कब फाइल करेगा, वो तो भगवान जाने। लेकिन जिस वजह से यहाँ पर अगर बात करें 85% जो लोग होते हैं वो कोई पुअर हाउस होल्ड को कि जो पुअर हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं, जो मनी लैंडर से पैसा डायरेक्ट लेते हैं। इसी तरह गाइज आपने देखें तो रिच जो अगर बात करें रिच हाउस होल्ड होते हैं वो 90% जो होते हैं वो बैंक से पैसा लेते हैं, यानी कि फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, ना कि इनफॉर्मल। लेकिन अगर पुअर हाउस होल्ड की बात करें तो ये लोग इनफॉर्मल सेक्टर से ज्यादा पैसा लेते हैं रेदर देन फॉर्मल सेक्टर से। तो ये कुछ कॉट्स जो आप इन फ्यूचर में कभी ऐसे कोई भी आप आंसर में जो है आप लिख सकते हैं। इसी के जैसे आगे इन्होंने ये बताया कि आगे फिर इन्होंने ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का केस स्टडी इन्होंने प्रोवाइड कराई, बहुत अच्छी केस स्टडी। देखिए ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का एक कंसेप्ट निकला बांग्लादेश की तरफ से 1970 के अंदर। कुछ अगर बात करें तो वहां पे जो कंसेप्ट ये निकला कि लोग छोटी छोटी बचतों से जो छोटे छोटे ग्रामीण बैंक्स को उद्घाटन करते थे, कुछ भाई मतलब 25 से 30 आदमी मिलके आपस में मिल गए और उन्होंने क्या किया, आपस में एक बैंक ग्रामीण बैंक के नाम से, स्मॉल प्रोजेक्ट के नाम से एस्टेब्लिश किया और छोटे छोटे किसानों को लोन देने लग गए। तो जिस वजह से ये उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मनी लैंडर से एज कंपेयर मनी लैंडर से कम होते थे। तो जिस वजह से लोग ज्यादा लोग उनकी तरफ बढ़े कि उनको लगा कि हाँ भी चलो ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है, तो जिस वजह से फिर हमें बैंक की तरफ, ग्रामीण बैंक की तरफ बढ़ना चाहिए। ये कंसेप्ट आज के समय बहुत पॉपुलर हो गया है। इवन दैट साउथ एशिया के अंदर बात करें तो ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले रखते। तो ये जिस वजह से आज के समय क्या है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी लेगा, आज के समय भाई अगर बात करें वुमेन्स भी ले सकती है। इवन दैट जो भी अपना सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है वो भी बड़े ही प्यार से, जो बहुत ही इनके हल्के डॉक्यूमेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि ज्यादा बड़े डॉक्यूमेंट्स को ये मांगते हैं, नहीं सिंपल डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जिस वजह से आज के समय लोग ज्यादा बढ़ते हैं। एक टॉपिक आता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखिए एन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूटेड टू कलेक्ट द सेविंग ऑफ द पुअर विच इज नोन एज सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है, ये एक्चुअली 15 से 20 बंदे, 25 बंदों की एक टीम होती है। ये आपस में कुछ एक कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी तरफ से कि ठीक है मैं हर आदमी पैसे कमाना चाहता है, तो सोचते हैं ठीक है यार कोई नहीं, अगर मैं दिन का 1000 रुपये कमा रहा हूं तो ठीक है मैं 500 रुपये इसमें कंट्रीब्यूट कर देता हूं ताकि मुझे जो भी थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का यही टारगेट था कि 15 से 20 बंदों की टीम बनाई जाए, उनका पैसा कलेक्ट किया जाए, जो पैसा कलेक्ट हो फिर उसको ब्याज पे चढ़ा जाए, यानी कि इन द सेंस आगे लोगों की हेल्प करने के लिए दिया जाए ताकि वो भी थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकें। तो जिस वजह से सेल्फ हेल्प ग्रुप इसलिए फेमस हुआ इंडिया के अंदर भी क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता था एज कंपेयर विद मनी लैंडर। क्योंकि मनी लैंडर्स का ऑफकोर्स उनका महीने का ब्याज चलता था, जिस वजह से इनका जो है ब्याज जो बहुत कम होता था और जो एक नॉर्मल जो किसान था वो भी बहुत ही प्यार से दे सकता था। तो ये गाइज ओवरऑल सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड ये कंसेप्ट था। मैंने कुछ ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाया, जैसे 10th क्लास के एनसीईआरटी तक ही सीमित रखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 4 को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।